नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले oogenesis और folliculogenesis पढ़ा, उसमें जगह जगह फ्लो चार्ट्स में क्या वर्ड आए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग में 6 to 10 फॉलिकल स्टिमुलेट हुई, उसमें से कोई एक फॉलिकल डेवलप होकर ग्राफियन बनी और उसके सेंटर में रखे हुए प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने oogenesis पढ़ा तो हमने जब उसमें बात करी कि प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, कहाँ हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन फेज के जस्ट पहले, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने वाली होती है उससे जस्ट पहले। फिर जब हमने फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ा उसमें भी यही पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे से पहले फॉलिकुलर डेवलपमेंट का हमें जो भी डिटेल वो देखने को ओवरी में मिलता है। 14 डे के बाद हमें ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों टॉपिक थे oogenesis फॉलिकुलोजेनेसिस, वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही तो रिलेटेड है, क्योंकि उनमें बार बार वर्ड क्या आया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलो अब उन्हीं चीज़ों को हमको सबको एक साथ रिलेट करते हुए इस पूरे आर्टिकल को समझना है। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनिंग क्या है। देखिए हाइपोथैलेमस से कौन आया, हाइपोथैलेमस से आया GnRH, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दो टाइप का होता है, FSH-RH और LH-RH। अब ये जो GnRH है ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल्स पे, गोनेडोट्रोफ सेल्स पे, जिससे यहाँ से रिलीज होगा FSH और LH। ये FSH और LH अब ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे ओवेरी पर। इसकी वजह से देखिए FSH की वजह से ओवेरी में क्या चेंजेस आएंगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यानी FSH ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा और फॉलिकल से बेसिकली कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। बोला था हमने कि ओव्यूलेशन से पहले जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है तो बॉडी में कौन से हार्मोन की डोमिनेंस हो जाती है, ईस्ट्रोजन की। तो ये ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज हो रहा है, उन डेवलपिंग फॉलिकल से। LH का जो मेन रोल आया था कि वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके उसको कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, जिससे मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कुल मिलाकर FSH और LH की वजह से ओवेरियन चेंजेस हुए, ओवेरियन डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से ओवेरी से क्या रिलीज हुए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां जाएंगे, यूटेरस पर, जिससे यूटेरस के अंदर स्पेशली एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर क्या होंगे, साइक्लिकल चेंजेस, जिसे हम बोलेंगे यूटेराइन चेंजेस। तो ये कहां पे जाके ऐड करेगा, यूटेरस पर। तो आप देखिए इस पूरे फ्लोचार्ट में आपको दो जगह डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो ओवेरी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH, इसकी वजह से ओवेरी से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से आपको कहां पर डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, यूटेरस में। तो अब यहां पर दो साइकिल हो गए, ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल इज द रिजल्ट ऑफ FSH एंड LH, जिससे ओवेरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ, ल्यूटियल डेवलपमेंट हुआ। दूसरा आता है यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब दो तरह के साइकिल यहां चल रहे हैं, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल। और हम ये भी कह सकते हैं कि यूटेराइन साइकिल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, या बोल सकते हो इज द रिजल्ट ऑफ ओवेरियन साइकिल, कि ओवेरियन साइकिल होने की वजह से ही ओवेरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुए और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही यूट्रस में साइकिल हुआ। तो अब हम इस ओवेरियन साइकिल को किससे रिलेट करेंगे, यूट्राइन साइकिल से। तो आप एक बात तो मान के चलें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की आधी डिटेल तो आपने पढ़ ली है। जो लास्ट आर्टिकल में मैंने फॉलिकुलोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आपको समझाया कि कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगिनिंग में एक प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होकर डेवलप होने लगती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्शरी बनती है, टर्शरी में भी मैच्योर टर्शरी बन के यानी ग्राफियन फॉलिकल बन के वो 14th डे पे रप्चर हो जाती है। और आफ्टर ओव्यूलेशन वही रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल एक कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होती है, जो कॉर्पस ल्यूटियम 22nd डे तक आते आते मैक्सिमम डेवलप हो जाती है। 23rd डे ऑनवर्ड्स वो डिजनरेट होती 28th डे तक आते आते कंप्लीटली डिजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाती है। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट से 28th डे यानी एक पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें आपने देखा ओवेरियन साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे के बाद से ये ओवेरियन फॉलिकुलर डेवलपमेंट से, और कहां आके खत्म हुआ,
कॉर्पस ल्यूटियम के कंप्लीट डिजनरेशन से, जिससे बन जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये ओवेरियन साइकिल की कहानी फर्स्ट से 28 डे के बीच में, जिसको हम बोलेंगे ओवेरियन साइकिल, जो कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हुआ। इनिशियली जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ था वो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में हुआ, फिर मिड साइकिल पे वो फॉलिकल एलएच सर्ज के इन्फ्लुएंस में रप्चर होकर फर्दर किस में कन्वर्ट हुई, कॉर्पस ल्यूटियम में। इसका मतलब ये ओवेरियन साइकिल किसका रिजल्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले एफएसएच और एलएच हार्मोन का। लेकिन इसी ओवेरियन साइकिल की वजह से, इस ओवेरियन डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से, ओव्यूलेशन से पहले जब ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप हो रही थी तो क्या रिलीज कर रही थी, ईस्ट्रोजन। इसका मतलब ओवरी में उस टाइम क्या रिलीज हुआ, ईस्ट्रोजन। जबकि आफ्टर ओव्यूलेशन जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुई तो उसने क्या रिलीज किया, प्रोजेस्टेरॉन। अब इस ओवेरियन साइकिल की वजह से जो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ है, ये किस पर जाकर एक्ट कर रहा है, यूट्रस पर। तो इसका मतलब अब यूटेरस पर कुछ चेंजेस आएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, यूटेराइन साइकिल। तो हमने ओवेरियन साइकिल तो डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसी ओवेरियन साइकिल को किससे रिलेट करना है, यूटेराइन साइकिल से। और जब ओवेरियन साइकिल यूटेराइन साइकिल से रिलेट हो जाएगा तो समझ लेना कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें हम पढ़ेंगे यूटेराइन साइकिल। लेकिन यूटेराइन साइकिल को ओवेरियन साइकिल से रिलेट करने से पहले हमें कुछ हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में सीखना होगा। तो देखिए, जैसा हमने मेल में हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा था, वैसे अब हम फीमेल के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इस ओवेरियन साइकिल को यूट्राइन साइकिल से रिलेट करेंगे। तो सीखिए इस बात को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी सिखाई हुई है कि जो भी सेक्स हार्मोन होता है, चाहे मेल में टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हो, सेक्स हार्मोन का फीडबैक दोनों जगह इफेक्टिव जाता है, हाइपोथैलेमस पर भी और एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी। तो ये दोनों चीजों के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली जीएनआरएच के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करेगा। तो अब इस प्रोजेस्टेरॉन का फीडबैक आएगा नेगेटिव फीडबैक। किसके लिए आएगा, फॉर जीएनआरएच एंड एलएच। हाइपोथैलेमस पे तो फीडबैक आएगा जीएनआरएच के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसका फीडबैक आएगा एलएच के लिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी समझाया था कि अगर जीएनआरएच एलएच के साथ लिखा हुआ है तो ये कौन सा जीएनआरएच है, एलएचआरएच। हालांकि उसको हर जगह मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन अब ये तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि जीएनआरएच अगर एलएच के साथ लिखा है तो दैट मीन्स एलएचआरएच। तो चलिए, इसलिए इसके अंदर भी मैं एक खास बात मेंशन करूंगा कि एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रोजेस्टेरॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो ये नेगेटिव फीडबैक दे के एलएच को क्या कर देगा, सप्रेस। यही होता है नेगेटिव फीडबैक का मतलब। तो जब अपन ने अभी देखा भी था कि 22nd डे पे कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम डेवलप होती है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बॉडी में हो जाता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता है तो नेगेटिव फीडबैक देके एलएच को सप्रेस कर देता है, और उसी फॉल इन एलएच की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे ऑनवर्ड्स डिजनरेट होती है। तो इस फीडबैक को तो हम अप्लाई भी कर चुके हैं कॉर्पस ल्यूटियम पर कि कॉर्पस ल्यूटियम किस तरह से डिजनरेट होना स्टार्ट होती है एलएच के फॉल होने की वजह से। और एलएच का फॉल क्यों होता है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, नेगेटिव फीडबैक। तो चलिए, ये तो प्रोजेस्टेरॉन के फीडबैक की बात। अब हम जानेंगे ईस्ट्रोजन का फीडबैक। ईस्ट्रोजन का जो फीडबैक है वो ड्यूअल नेचर है। इट मींस ईस्ट्रोजन दोनों तरह का फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक भी देगा और पॉजिटिव फीडबैक भी देगा। तो अब देखिए ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक, अब क्योंकि ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है तो फीडबैक तो इसका दोनों जगह जाएगा, हाइपोथैलेमस पे भी जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी जाएगा। तो देखिए नेगेटिव फीडबैक। लेकिन इस ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक कब होगा, जब ईस्ट्रोजन की ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन लो टू मॉडरेट रेंज में होगी। तो क्या लिखूं, एट लो टू मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन किस रेंज में है, लो टू मॉडरेट रेंज में है, तो ईस्ट्रोजन का फीडबैक कैसा होगा, नेगेटिव। अब इसका मतलब समझिए, ये जो ईस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक है ये आएगा किसके लिए, फॉर जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, और उसमें भी मैंने स्टार लगा दिया एफएसएच पर। इसका मतलब ईस्ट्रोजन का फीडबैक दोनों तरह के गोनेडोट्रोपिन एफएसएच, एलएच के लिए इफेक्टिव है, लेकिन उसमें भी स्टार लगाया हुआ एफएसएच पे कि इसका नेगेटिव फीडबैक ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए होगा, एफएसएच के लिए। तो चलिए इस बात का मतलब समझते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है बिल्कुल बिगिनिंग पर,
तो उस टाइम सेक्स हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? बिल्कुल लो। क्यों? क्योंकि कल ही तो सोर्स डिजनरेट हुआ है। आज सपोज किसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे है, तो इसका मतलब कल क्या था? कल प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लास्ट डे था। उस दिन क्या हुआ था? कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म हो गई थी ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और उसकी वजह से क्या हुआ था? सेक्स हार्मोन विड्रॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स डिजनरेट हो चुका है, बॉडी में सेक्स हार्मोन्स का लेवल बिल्कुल लो है। तो किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट डे पर सभी तरह के सेक्स हार्मोन्स का लेवल क्या रहेगा? लो। इसका मतलब ईस्ट्रोजन भी क्या है? लो। अब ईस्ट्रोजन का जो फीडबैक है वो लो टू मॉडरेट रेंज में कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन का लेवल लो है, बिल्कुल लो है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा और इसकी वजह से FSH-LH का लेवल बढ़ेगा। और FSH-LH में भी मैंने कहा है कि ज्यादा इफेक्टिव फीडबैक किसके लिए आ रहा है? FSH के लिए। तो FSH-LH में भी कंपैरेटिवली ज्यादा कौन बढ़ेगा? FSH। और यही FSH बढ़कर क्या करेगा? ओवेरियन कॉर्टेक्स में रखी हुई फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से कोई 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी और उनमें से कोई एक फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी बनेगी और वही डेवलप होकर फाइनली मैच्योर टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन जो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर FSH की वजह से होता है, ये FSH क्यों बढ़ता है? ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। अब इसको दूसरी बात समझिए, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती जाएगी, भाई बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन साइकिल में फॉलिकल और स्टिमुलेशन हो चुका है, फॉलिकल डेवलप होने जा रही है, तो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे उन डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। सपोज ये ईस्ट्रोजन का लेवल इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल लो लेवल था, अब फॉलिकल स्टिमुलेट होकर डेवलप हो रही है तो उससे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट्रोजन एकदम से एक्सट्रीम हाई हो जाएगा। सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है? बढ़ तो चुका है, हाई तो हो गया है, लेकिन मॉडरेट हाई है या एक्सट्रीम हाई है? मॉडरेट हाई है। तो मैंने क्या लिखा है कि एट लो टू मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट्रोजन का कैसा फीडबैक है? नेगेटिव। जब ईस्ट्रोजन यहां पर मॉडरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन रेंज में होगा तब भी ये नेगेटिव फीडबैक देगा, लेकिन फिलहाल हम क्या देखेंगे कि ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है? मॉडरेट हाई। अब नेगेटिव फीडबैक क्या कहेगा कि जब ईस्ट्रोजन मॉडरेट हाई होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक से FSH-LH को क्या कर देगा? सप्रेस। तो यहां पर कहीं आकर क्या देखेंगे कि FSH-LH की क्वांटिटी नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होगी? थोड़ी सी सप्रेस्ड। लेकिन अब फॉलिकल और ज्यादा डेवलप होती जा रही है, उससे ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अब जो ये ईस्ट्रोजन का लेवल है इस पॉइंट पर आकर ये कहलाएगा एक्सट्रीम हाई लेवल। और जब ईस्ट्रोजन का ब्लड में एक्सट्रीम हाई लेवल हो जाता है तो इसका फीडबैक अब नेगेटिव नहीं रहता है, इसका फीडबैक अब हो जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि जब ईस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम हाई। तो क्या लिख दूं? एट एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन कैसा फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक। किसके लिए? वही फॉर GnRH FSH-LH। कैसा फीडबैक आएगा? पॉजिटिव। और देखिए यहां पर मैं FSH-LH किसी पर कोई स्टार नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब जो इसका FSH-LH के लिए पॉजिटिव फीडबैक है वो इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव फीडबैक तो फिर भी कंपैरेटिवली किसके लिए ज्यादा था? FSH के लिए, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक FSH-LH दोनों के लिए इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ईस्ट्रोजन एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा तो अब ये पॉजिटिव फीडबैक देना स्टार्ट करेगा, और इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है? जब रिजल्ट बढ़े और कॉज को भी बढ़ा दे, यानी अब ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा और वो पॉजिटिव फीडबैक से FSH-LH को भी बढ़ाएगा, और फिर और ज्यादा ईस्ट्रोजन बढ़ेगा और ज्यादा FSH-LH को बढ़ाएगा। इसकी वजह से FSH-LH बढ़ते जाएंगे और यही होगा FSH-LH सर्ज। तो जो मिड साइकिल के अंदर अबाउट FSH-LH सर्ज आता है उसका बेसिकली रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव फीडबैक गिवन बाय एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। और उस दौरान ईस्ट्रोजन की एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों है? क्योंकि उस टाइम फॉलिकल बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उसकी थीका लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी हैं और उनसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या रिलीज हो रहा है? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का ये फीडबैक हम कहां देख रहे हैं? ये देख रहे हैं बिफोर ओव्यूलेशन, 14th डे से पहले। तो फर्स्ट से 14 डे के बीच में हम क्या देख रहे हैं? बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर, यानी फर्स्ट डे पर हमने देखा कि ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल लो था। उस वजह से वो कैसा फीडबैक देगा? नेगेटिव फीडबैक। यानी ईस्ट्रोजन लो है, उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक के कारण FSH-LH बढ़ा।
और उसमें भी ज्यादा कौन बढ़ा, FSH, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक FSH के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये FSH क्या करेगा, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, डेवलप कराएगा। अब जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होगी वैसे वैसे धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जब ईस्ट्रोजन मॉडरेट हाई हो जाएगा, यानी मॉडरेट हाई होकर अभी भी ये नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन पे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ईस्ट्रोजन मॉडरेट हाई है तो ये नेगेटिव फीडबैक से ईस्ट्रोजन को सप्रेस कर, FSH को सप्रेस कर देगा और FSH LH सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अभी भी फॉलिकल का डेवलपमेंट तो जारी है, वो तो स्टार्ट हो ही चुका है। फॉलिकल जैसे जैसे ऑर्गेनाइज होती जाएंगी, ईस्ट्रोजन का लेवल अभी भी बढ़ता जा रहा है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो अब वो एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाएगा। तो लगभग 12-13 डे तक आते आते ईस्ट्रोजन एक्सट्रीम हाई हो जाएगा और उस वजह से क्या होगा कि वो पॉजिटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से खुद ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा और FSH LH को भी बढ़ाएगा और इस वजह से FSH LH का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीक अचीव होगा और उसी को बोलेंगे FSH LH सर्ज। तो ये FSH LH सर्ज कब होगा, 13th डे पर। किसकी वजह से, पॉजिटिव फीडबैक गिवन बाय एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। तो अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ईस्ट्रोजन अपनी एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने में फेल हो जाए, किसी भी कारण से ईस्ट्रोजन अपने एक्सट्रीम हाई कॉन्सेंट्रेशन को अचीव ना कर पाए, तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। तो पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि FSH LH सर्ज नहीं होगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मियोसिस 1 आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। जो अरेस्टेड मियोसिस 1 ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट में कंप्लीट होता है, तो उसका कारण क्या था, FSH LH सर्ज की वजह से ही तो OMIP सिक्रीशन बंद होता है, तभी तो ग्राफियन फॉलिकल में रखे प्राइमरी ओसाइट का मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। तो अगर FSH LH सर्ज ही नहीं होगा तो क्या ये oogenesis की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर FSH LH सर्ज नहीं होगा तो क्या ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, नहीं होगी, यानी ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या फर्दर आगे कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, इफ एस्ट्रोजन फेल्स टू अटेन दिस एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, FSH LH सर्ज विल नॉट बी अकर्ड। दूसरा, oogenesis विल नॉट बी प्रोसीडेड। तीसरा, कि ओव्यूलेशन विल नॉट बी अकर्ड एंड फोर्थ, कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए, तो यहां पर हम जानते हैं, इसी फीडबैक मैकेनिज्म को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ के थ्रू। तो चलिए।